नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी की। और ममता बनर्जी को एक साथ 3 झटके लगेंगे, और वो भी चुनाव से जस्ट पहले। झटके तो उनके लिए हैं, हालांकि वो सत्य काम है, तो उनको लगता है कि उनके विरुद्ध ये सब षड्यंत्र है, इसलिए उनको वो झटके, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने प्लानिंग करके रखी थी, जो उनको लगता था कि वो बहुत कुछ कर लेंगी, जो उनको लगता था कि वो इस माध्यम से कुछ गलत करने में या पश्चिम बंगाल का चुनाव मैनिपुलेट करने में सफल हो जाएंगी, वो सारी कहानी धड़ाम होती दिखाई पड़ी। 3 झटके। एक तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कल उनकी सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील प्रेजेंट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया तरीका बता दिया। पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी लगाई थी, इस बार वो फिर से गए। बार बार हर रोज तीसरे दिन वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि साहब इस बार वो इंतरिम जो पुरानी वाली लिस्ट है वो जारी कर दीजिए, अगली बार से आप मर्जी हो वो करवा लीजिए। इस बार सरकार बन जाएगी तो वहाँ जो लोगों का विश्वास जाग गया है वो बड़ा खतरनाक स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि चुनाव के बाद की वहाँ हिंसाओं का क्या आलम है। चुनाव पूर्व भी हिंसाएं होती हैं, लेकिन इस बार 500 से ज़्यादा कंपनीज वहाँ पड़ी हुई हैं। अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, अधिकारियों को डिसमिस कर दिया गया है, अधिकारियों को प्रदेश छोड़ने के लिए कह दिया गया है, दूसरे अधिकारी प्रदेश में आ चुके हैं, जुडिशल अफसर उसमें SIR कर रहे हैं। मतलब कुछ भी ऐसा कोई तरीका वो कहाँ से ढूंढ के लाएं, उनको समझ नहीं आ रहा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ा झटका लगा। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, राज्यसभा में और लोकसभा में वो महाभियोग लेकर आई थी। महाभियोग किसका? ज्ञानेश कुमार जी का। आज वहाँ से भी कुछ निर्णय हुआ। तीसरा, ओपिनियन पोल सामने आए हैं, और उन ओपिनियन पोल्स में बीजेपी की स्थिति बहुत स्ट्रांग दिखाई गई है। यानी कि वहाँ क्या क्या हुआ, पहले हम चर्चा कर लेते हैं एक विषय पर। वो विषय है कि राज्यसभा और लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअली जो नया कानून 2023 का बना है वनवाल के डिसीजन के बाद, जिसमें इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट एक्ट 2023, उसकी सेक्शन 11 के तहत भी इंक्वायरी उनके खिलाफ जो होगी वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अनुसार होगी। दूसरी बात ये भी है कि आर्टिकल 124(4) और आर्टिकल 324, इन दोनों 324(5) इन दोनों को साथ साथ पढ़ने के बाद ही महाभियोग लाया जा सकता है। अब जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत पहले इंक्वायरी होनी चाहिए। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में ही बन गया था, जिसमें किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, जिनके खिलाफ महाभियोग लाना है, किसी भी जज के खिलाफ जिसके खिलाफ महाभियोग लाना है, उससे पहले एक इंक्वायरी कमीशन बैठेगा। वो इंक्वायरी कमीशन अपनी रिपोर्ट लगाएगा। उस रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई सब्सटेंस पाया जाएगा तो ही प्रस्ताव लाया जा सकता है, और फिर लोकसभा जहां जो सदन भी उसको उठाता है, वो सदन फिर से एक इंक्वायरी कमीशन बैठाता है। वो इंक्वायरी कमीशन भी उस पर इंक्वायरी करता है, और जब दोनों इंक्वायरी कमीशन, जजेस इंक्वायरी कमीशन 1968 के अनुसार और लोकसभा अपना कमीशन बिठाकर जब दोनों की रिपोर्ट आ जाती है, तो उसके बाद ही महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। महाभियोग जजेस की तरह ही होगा। अब इन्होंने 130 सांसदों ने, अपोजिशन के सब ने मिलकर लोकसभा में और 60 से ऊपर सांसदों में राज्यसभा में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लेकर आए थे। महाभियोग का मोशन स्वीकार करने से दोनों सदनों के चेयरमैनों ने मना कर दिया, स्पीकर ने भी मना कर दिया और चेयरपर्सन ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अनुसार जो एलिगेशन तुमने लगाए हैं, उन एलिगेशंस में किसी में सब्सटेंस है ही नहीं। दूसरी बात यह भी है कि सेम प्रकार के एलिगेशन आप बिहार और बाकी के चुनाव में भी लगा चुके हो, जिसमें पहले ही सारी जांच पड़ताल हो चुकी। हर बार आप इसी प्रकार के एलिगेशंस लगाते हैं, इसलिए आपके एलिगेशंस में किसी प्रकार का कोई सब्सटेंस नहीं मिल रहा है। और जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत और लोकसभा राज्यसभा के इंक्वायरी एक्ट के तहत हमने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने कुछ भी नहीं पाया। इसलिए महाभियोग का लाना तो बहुत दूर बात है, महाभियोग लाने के लिए मोशन भी नहीं लाया जा सकता। ममता बनर्जी को इतनी जल्दी डिसीजन मिल जाएगा ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी, वो झटका लगा। इसके साथ ओपिनियन पोल लगातार आ गए। कल ज़्यादातर ने अपने ओपिनियन पोल बंगाल को लेकर दिए। मोस्टली वेस्ट बंगाल और मतलब ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में लगभग बराबर सीटें बता रहे हैं।
अब ये लगभग बराबर सीटें, आप सोचिए इसका जो गणित है वो कोई इतना आसान गणित नहीं है कि लगभग बराबर सीटें बता दी हैं ओपिनियन पोल ने तो टक्कर हो जाएगी। मेरा मानना क्या है, जब ओपिनियन पोल लगभग बराबर सीटें बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो ममता से डरा हुआ वोट है, जो ममता के पक्ष में बता रहा होगा कि सरकार बनेगी, या उसको वो साइलेंट हो गया होगा ये सोचते हुए कि ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने का मतलब है सरकार अगर बन गई तो सरकार बनने के बाद हिंसा का पार्ट कौन बनेगा, मृत्यु का आवरण कौन करेगा, प्रदेश किसको छोड़ना पड़ेगा। हम सबको याद है मुर्शिदाबाद और बाकी जगहों पर पिछले चुनाव में क्या हड़कंप हुआ था और लोगों को असम की तरफ भागना पड़ा था अपने प्राण बचाने के लिए। गवर्नर लगे थे, केंद्रीय सरकार लगी थी, कमेटियां बनी थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत लोगों की हत्याएं हो गई। तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो 20 से 30% का है, जिसको बोलना ही नहीं आता, जो बोलना चाहता भी नहीं, लेकिन वो सरकार बदलना चाहता है। ऐसा वोट अगर वहाँ माहौल सही से बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है वो जो हिडन वोट है 20 से 30%, जो बिल्कुल बोलता ही नहीं है, जिसको डर है, वो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब एग्जिट पोल, और वो वोट कह रहा क्या रहा होगा, ममता जी का ही सरकार बनेगा, ममता जी की ही सरकार बनेगी, ऐसा वो वोट बोल रहा होगा, लेकिन वो वोट अंदर से डरा सहमा है क्योंकि अगर ना बोला तो मारे जाएंगे। इसलिए वो वोट माहौल जैसे जैसे अभी, चूंकि अभी 20-25 दिन हैं, माहौल जैसे जैसे वहाँ परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे वो वोट धीरे धीरे करके स्लाइडली विचार करने लगा है कि अब उसको इस बार परिवर्तन करना है। ऐसी परिस्थिति में जो ज़्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी कोई बड़ा धमाका कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो हिडन वोट को अगर पॉजिटिव लिया जाए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो सरकार फुल फ्लैश ही नहीं बनेगी, सरकार 2/3 बहुमत तक जा सकती है। यानी कि बिल्कुल वैसे ही जैसे असम में सरकारें कभी पलटी गई थी। आप सोच लीजिए कि ये इतना बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए हो सकता है कि जो उनकी डरी सहमी इमेज उन्होंने बना रखी है, उस इमेज को तोड़ने के लिए ही तो ज्ञानेश कुमार जी ने वहाँ 500 कंपनियां छोड़ी थी। उस इमेज को तोड़ने के लिए ही तो वहाँ अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग किए गए थे। उस इमेज को तोड़ने के लिए ही तो पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। अधिकारियों के खिलाफ वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन चल रहे हैं। यानी कि लोगों को विश्वास हो कि ना सरकारी कर्मचारी तुम्हारे खिलाफ जाएगा और ना ही गुंडा तुम्हारे खिलाफ जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने गुंडों को भी जेल में डालने के आदेश दे दिए और सबकी सिक्योरिटी विड्रॉ करने की बात कर दी गई है। ऐसे कोई भी पॉलिटिशियन जिनके पास सिक्योरिटी है और उनके ऊपर गैर जमानती केसेस हैं, उनकी सबकी सिक्योरिटी वापस करना है। और जो गुंडा हैं, जो कटसी में सिक्योरिटी लिए हुए हैं सिर्फ अपने को बड़ा दिखाने के लिए, गुंडे हैं, पार्टी के हैं, उनकी भी सिक्योरिटी विड्रॉ करने की बात कर दी गई। यानी कि अब अगर झगड़ा होगा तो फिर आदमी का आदमी से होगा, सरकार का व्यक्ति से नहीं होगा। ये सारी इमेज जो ममता बनर्जी की बनी हुई थी, वो सारी इमेज इलेक्शन कमीशन ने इस बार तोड़ दी है। ममता बनर्जी छटपटा रही हैं जैसे बिना जल के मछली छटपटाती है। सोचकर देखिए कि चीफ सेक्रेटरी को बिठा देना, डीजीपी को बिठा देना, होम सेक्रेटरी को बिठा देना, कलेक्टर्स को बिठा देना, आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र कर देना, पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफ़र कर देना, दूसरे प्रदेशों से अधिकारी लाकर वहाँ बिठा देना, और 500 से ज़्यादा कंपनियों का वहाँ जो अर्धसैनिक बल होते हैं उनको बिठा देना। बाकी अगल बगल के प्रदेशों से तो पुलिस फोर्स आती ही। दूसरी बात ये भी है कि जो केरला और तमिलनाडु और इधर के चुनाव हैं, उन चुनाव से सेपरेट बंगाल का चुनाव ही सेपरेट चुनाव होगा और 2 ही चरणों में होगा, पहले 8-8 चरणों में होता था। ये सब कुछ बता रहा है, न तो वोट फर्जी बनवा सकती हैं, ना ही चरमपंथियों के वोट उसमें बढ़वा सकती हैं, ना ही इन्फिल्ट्रेटेड पर्सनों के वोट, इलीगल इमिग्रेंट्स के वोट वहाँ बनवा सकती हैं, ना ही डलवा सकती हैं। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट में वो आई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि साहब ये जो चल रहा है, जुडिशल ऑफिसर्स एसआईआर कर रहे हैं, क्योंकि इस बार एसआईआर हमको सबको पता है कि जुडिशल ऑफिसर्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं था इलेक्शन कमीशन पर। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल ऑफिसर लगा दिए थे। जुडिशल ऑफिसर्स ने कमाल का काम किया। 60 लाख लोगों के नाम कटे थे, 60 लाख। चुनाव आयोग के पहले राउंड में 60 लाख संदिग्ध थे। उन 60 लाख संदिग्ध में से कल तक 59,20,000 या उससे ज़्यादा संदिग्धों का निपटारा जुडिशल ऑफिसर्स ने कर दिया था।
क्योंकि जुडिशल ऑफिसर्स की जो स्पीड है वो तो किसी की हो ही नहीं सकती। उनके ऊपर इतना दबाव होता है, उस दबाव में वो जजमेंट करते हैं, कोटा होता है, उस कोटे में जजमेंट करते हैं, उनकी टाइमलाइन होती है, उसमें जजमेंट करते हैं। शाम तक रोज 200-300 फाइलें एक एक ऑफिसर सुनता है। आप सोचो कि कितना ओवरबर्डन होता है, और उस ओवरबर्डन में भी वो काम करते ही हैं। इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया तो बहुत छोटा काम है उनके लिए इस ओवरबर्डन में। इसको ओवरबर्डन कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी अप्रिशिएट कर रहा है कि ओवरबर्डन है। अब ऐसी परिस्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो आए और उन्होंने कहा साहब बहुत टाइम लग रहा है और ये 60 लाख नहीं हो पाएंगे और वो नहीं हो पाए, अभी भी 20 लाख लोग बाकी हैं, उन 20 लाख का वोट कट चुका है। 20 लाख का वोट कट चुका है। आप सोचकर देखिए 20 लाख का वोट, ये कितने % टोटल वोटिंग का बनेगा। और ये सारा वोट ममता बनर्जी का है, और ये गुंडा भी है, ये ताकतवर भी है। लेकिन ये जो 40 लाख वोट और कटे हैं, इनके ऊपर भी निगरानी रखनी होगी, इनको जेल में रखना होगा, इनको कहीं बंधक बनाकर रखना होगा, कॉन्फ्लिक्ट करके रखना होगा, क्योंकि ये गुंडागर्दी करने ज़रूर आएंगे। क्योंकि इनको अगर सर्वाइव करना है वहाँ, ये 40 लाख जिनके वोट कट गए हैं, इनको अगर सर्वाइव करना है तो आप ये मानकर चलिए, जो 20 लाख वोट कट गए हैं, इनको या जो 40 लाख संदिग्ध थे, ये निश्चित तौर से ममता बनर्जी को सरकार बनाने के लिए पूरी एडी चोटी का जोर लगाएंगे। वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या पूरी ताकत लगाएंगे, चाहे उनको डिस्टर्ब करना पड़े, बम फोड़ना पड़े, जो भी करें, क्योंकि ममता बनर्जी से ही उनका सर्वाइवल है। ममता बनर्जी के बगैर उनको अपने देश वापस जाना पड़ेगा और भारत में उनको प्रताड़ित भी किया जाएगा। और वे चीफ जस्टिस लगातार इस पक्ष में हैं ही कि जो विदेशी है उसको भारत में नहीं रहना चाहिए, उसको डिपोर्ट करना ही चाहिए। हम उनके लिए यहां रेड कारपेट नहीं बिछा सकते, ऐसा ऑनरेबल चीफ जस्टिस कई बार कह चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जब आए तो 3 जजेस की बेंच ने फिर सुना। उन्होंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, आप कहते हो कि नहीं इस बार इंतरिम पुरानी वाली सूची जारी कर दी जाए, अगली बार कर लेना। ऑनरेबल जस्टिस बागची ने कहा यह संभव नहीं है। ऑनरेबल जस्टिस बागची ने कहा यह संभव नहीं है, हम पुरानी वाली इंतरिम जो सूची है उसको जारी नहीं कर सकते, वोटर लिस्ट को जारी नहीं कर सकते, उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। एसआईआर की इतनी बड़ी प्रक्रिया जुडिशल ऑफिसर्स कर रहे हैं, उनकी मेहनत को बेकार जाने दें। इन्होंने कहा कि साहब वो इतनी बड़ी वो है, कैसे हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल तक पूरी हो जाएगी, चिंता मत करो। 59 लाख, मेरे पास जो रिपोर्टिंग है चीफ जस्टिस की, 59,20,000 के लगभग 20, अब 40-50,000, 60,000 और एप्लीकेशंस रह गई, वो आज कर लेंगे। इसलिए अब कोई ऐसा वो नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि नहीं वो नहीं कर पाएंगे। तो जुडिशल ऑफिसर्स ने अपना काम कर दिया। अब उनका कहना है कि साहब जुडिशल ऑफिसर्स ने कर दिया, फिर भी 20 लाख बाकी हैं। आप एक काम कर दीजिए कि अभी इंतरिम कर दीजिए, फिर जो एडजुडिकेट करवाएं वो करवाएं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में इलेक्शन कमीशन ने कहा साहब हमने 19 ट्रिब्यूनल बनाए हैं इनके लिए, 19 ट्रिब्यूनल बनाए हैं। अब इनका कहना है कि 19 ट्रिब्यूनल जो बनाए गए हैं साहब वो तो ये करेंगे वो करेंगे। तब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं स्टेट के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 3 जजेस की। पहली बात तो ये है कि जो 19 ये ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, इनमें सीनियर रिटायर्ड चीफ जस्टिस को बिठाया जाए, सीनियर जजेस को बिठाया जाए हाई कोर्ट के। यानी कि अब जो एसआईआर की प्रक्रिया में ये जो ट्रिब्यूनल है, नीचे वाले तो जुडिशल ऑफिसर्स ने कर लिए, अब ये वाला जो ट्रिब्यूनल है, इस ट्रिब्यूनल में चीफ जस्टिस रिटायर्ड बैठने वाले हैं। उन्होंने कहा रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजेस की सूची बनाइए और उनको ये दीजिए, वो इसका निपटारा करेंगे, स्पीड में निपटारा करेंगे। उनको जितनी मशीनरी चाहिए उतनी मशीनरी दें। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा मैं 3 जजेस की अलग से एक वो बना देता हूं। चीफ जस्टिस को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कल तक 3 जजेस के पैनल का सीनियर चीफ जस्टिस के एक पैनल को रिकमेंड कर दीजिए हमको, हम उनके ऊपर उनको बिठा देते हैं ताकि वो 19 ट्रिब्यूनल जो चल रहे हैं, 19 ट्रिब्यूनल्स जो हैं जिसमें ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों का, या फिर मैं कहूं कि जिनके नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं, उनके ग्रीवांसेस सुनेंगे। वो उनकी ग्रीवांसेस सुनेंगे और उनको मॉनिटर करने के लिए 3 जजेस सीनियर चीफ जस्टिस की एक टोली अलग बना दीजिए। आप चिंता मत करिए, हम इसका निपटारा करवा देंगे। वो कह रहे हैं कि साहब जल्दबाजी में सब गलत हो जाएगा। उन्होंने कहा जल्दबाजी में कुछ गलत नहीं हो जाएगा। जुडिशरी पर तो आपको विश्वास है ना, जुडिशरी कर रही है। आपको इनको इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं था, इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं था, तब भी थोड़ा बहुत कर लेती है इलेक्शन कमीशन में। चूंकि इलेक्शन कमीशन जब करवा रहा था तो मशीनरी राज्य की ही लगती है। इलेक्शन कमीशन भी जो एसआईआर कर रहा था उसमें मशीनरी राज्य की लग रही थी, इसलिए राज्य के कर्मचारी तो कुछ ना कुछ फेवर कर जाते, पर जुडिशल अफसर
तो कुछ नहीं कर सकते। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और फिर अब जो ग्रीवांस के लिए बात कही गई कि भाई उनकी अपील कहां जाएगी, तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, सीनियर जजेस की ये 19 ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे और उनके ऊपर भी सीनियर चीफ जस्टिस का एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी। मैं चीफ जस्टिस से आग्रह करता हूं, और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा मैं राज्य के चीफ जस्टिस, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बना सकते थे, लेकिन उनके ऊपर एलिगेशन क्यों लें भाई? उनके ऊपर एलिगेशन ये लग सकता था कि भाई इन्होंने अपने मन से बना लिया होगा, ये तो पहले ही ऐसे स्टेटमेंट देते आए हैं, कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों ना राज्य का चीफ जस्टिस, क्यों ना कोलकाता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो आपके यहां का है वही इस पर काम करे, वही सही को सही और गलत को गलत बताए। हम क्यों बताएं? हम तो केवल डायरेक्शन जारी कर सकते हैं, मैकेनिकल मैकेनिज्म उनकी ही होगी। अब ऐसी परिस्थिति में जब 3 झटके लग गए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कुछ नहीं मिला, ट्रिब्यूनल में जाने से भी कुछ नहीं मिल रहा है, सीनियर जजेस की टोली बना दी जाएगी, चीफ जस्टिस सब कुछ डिसाइड करेंगे राज्य के। राज्यसभा से ज्ञानेश कुमार के ऊपर दबाव बनाना चाहती थी, वो कर नहीं पाए। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल वो लगातार अब भारतीय जनता पार्टी को वहां सरकार बनाते दिखा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसा महसूस हो रहा है कि अब बंगाल में सरकार बदलना लगभग तय हो गया है। ममता बनर्जी ने जो आतंक का पूरा ये साम्राज्य खड़ा करके रखा था, ये पहली बार कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन आया है, पहली बार कोई चीफ जस्टिस भी ऐसा बैठा है, पहली बार ये सब कुछ वहां हो रहा है जहां लोगों को जन विश्वास हो रहा है, विश्वास में आ रहे हैं कि बंगाल के अंदर अब उनके साथ न्याय हो सकता है, वैसे ही जैसा असम में हो रहा है, वैसा ही न्याय हो सकता है जैसा बाकी राज्यों में होता है। अब वो दबे कुचले, मार पीट, इलेक्शन के बाद की हिंसा का हिस्सा नहीं बनेंगे अगर सरकार बन जाती है। और लगभग ऐसा लग रहा है कि सरकार बन रही है, लोगों के अंदर विश्वास जाग रहा है और ये विश्वास इसको इंगित कर रहा है कि सरकार बन रही है। मैं आप सभी से एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। जो जुडिशियल सर्विसेज, हायर जुडिशियल सर्विसेज या लॉ की पढ़ाई करने वाले लोग हैं, वो नीचे लिंक दिया होता है, उस लिंक को डाउनलोड कर लीजिए। आपका नंबर हमारे पास आ जाता है, हमारी टीम भी आपको कांटेक्ट कर सकती है और उस पर नंबर भी आता है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें चैट बॉक्स लगा होता है, उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। एक चीज़ और हमारी मार्केटिंग टीम का कहना है कि जो लोग भी ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको सर फ्री कर दीजिए। फ्री से मतलब है ऑनलाइन की जो फीस जमा करी है, अगर वो क्लासरूम में भविष्य में आते हैं, वो ऑनलाइन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं और क्लासरूम में आते हैं, तो उतनी फीस उनकी क्लासरूम में एडमिशन के समय माइनस कर दी जाएगी, यानी कि ऐप की जो पढ़ाई है वो फ्री हो जाएगी। ऐप से अगर आप पढ़ लेते हैं तो क्यों आपको 4 लाख खर्च करने हैं जो बाकी कोचिंग वाले लेते हैं। और अगर ऐप से आप नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारी फीस वैसे ही मिनिमम रहती है, उसमें से 50,000 55,000 जो भी फीस है वो माइनस कर दी जाएगी। आपका लाभ ही लाभ है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से सारे देश को नहीं, बल्कि बंगाल के उन लोगों को जो दबा कुचला है, जिनको लगता है, उनको भी बड़ा सबल मिलेगा, उनको भी बहुत बल मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।